जय श्री राम दोस्तों। ये वीडियो मेरे ऐसे भाइयों बहनों के लिए है जो अभी अपने फ्यूचर के लिए बेहतर ज़मीन, लैंड प्लॉट जो होता है, घर, अपार्टमेंट, प्रॉपर्टी एक्वायर करने के बारे में सोच रहे हैं। साथ ही साथ जो हमारी सरकारी संस्थाएं हैं या गैर सरकारी संस्थाएं हैं जो ज़मीन से रिलेटेड जुड़ी हुई हैं, काम करती हैं, ये उनके लिए भी एक मैसेज वीडियो होगा। अभी आजकल कुछ दिन से इंटरनेट पे एक बहुत ज़्यादा ट्रेंड और रील्स देखने को मिल रहा है। उसमें क्या होता है कि कोई पुरुष व्यक्ति जा कर के फिर वो वहाँ एग्रीकल्चर की जो हरी भरी ज़मीन होती है वहाँ पर, और या फिर कोई नदी, वाटर बॉडी का जो एरिया होता है वहाँ पे जा कर के फिर बता रहा है कि भैया देखिए इतना ज़मीन है, हम इसको आपको लेवलिंग करा करके, फिलिंग करा करके इतना में आपको दे देंगे, और फिर फलाना ढिमकाना ढेर सारे आपको फिर फ़ायदे बताएगा, रोड है, ये है, वो है। परंतु अब दिक्कत ये हो जा रही है कि ये जो ज़मीन, इस तरीके की जो ज़मीन होती है, वो एक, मान के चलिए अगर वो फर्टाइल एग्रीकल्चरल लैंड है या किसी वाटर बॉडी जैसे नदी हो गया, तालाब हो गया, अगर ये उसका फ्लड प्लेन एरिया है। फ्लड प्लेन क्या होता है? फ्लड प्लेन जो वाटर बॉडी होती है ये उसके आसपास का ज़मीन वाला हिस्सा होता है, थोड़ा दलदली होगा ताकि बारिश के समय में जो पानी आती है ये उसको एब्जॉर्व कर सके, जो एक्सेस वाटर होता है वो उसको चैनलाइज कर सके, मोबिलाइज कर सके। तो ये क्या होता है? फ्लड प्लेन। अब अगर ऐसे फ्लड प्लेन एरिया में या बहुत ही फर्टाइल एग्रीकल्चरल लैंड में अगर आप अपना प्लॉट ले रहे हो, प्रॉपर्टी ले रहे हो, तो दिक्कत क्या होगी? जब बारिश होगी, बारिश का पानी आएगा, और अगर आपने वहाँ पे कोई बहुत सॉलिड कॉन्क्रीटाइजेशन करा दिया है, लेवलिंग करा दी है ना, फिलिंग करा दी है, तो बारिश का पानी फिर कहाँ जाएगा? फिर वही हमारे दिल्ली, गुड़गांव, जयपुर जो इस तरीके से जो विभत्स हादसे हो रहे हैं, फिर उन्हें वैसे हादसों को फिर देखने को ये मिलेगा। तो मेरा आपसे यही सजेशन है कि इस प्रकार की जो ज़मीन होती है, जो किसी नेचुरल इकोसिस्टम का इतना इंटीग्रेटेड हिस्सा होती है, ऐसी ज़मीनों को आप अपनी प्रायोरिटी लिस्ट में ना रखें। इन केस अगर आपको लेना पड़ ही जाए तो आप कोशिश करें कि आप नेचुरल इंग्रेडिएंट्स जो लोकली अवेलेबल है, जैसे लकड़ी, बैम्बू, पत्थर, इस टाइप से जो घर बनते हैं, इनका एक डेडिकेटेड आर्किटेक्चर होता है जिसके बारे में मैं अगले वीडियोस में आपको इन्फॉर्म करूँगी। तो ऐसे जो नेचुरल सस्टेनेबल जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं उनके थ्रू आप अपना जो स्ट्रक्चर है आप उनको बिल्डअप करें। साथ ही साथ जो मेन ज़मीन होती है उसका कॉन्क्रीटाइजेशन से बचे, क्योंकि वो पानी का जो निकासी का रास्ता होता है वो प्रॉपर एक इकोसिस्टम होता है कि पानी कैसे, जो बारिश का पानी है, एक्सेस वाटर है, वो कैसे आगे रेगुलेट करे, है ना। जैसे वो फिर कल को आपकी जो प्रॉपर्टी हो गई, गाड़ी हो गई, आपके जान माल का, रिसोर्सेज का, उनको जैसे कल को वो डैमेज ना करे। मैं आपको एक एग्जाम्पल बताती हूँ। जैसे हमारे नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट्स होते हैं वहाँ पे क्या है, ब्रह्मपुत्र नदी होती है और उनकी बड़ी बड़ी प्यारी प्यारी ट्रिब्यूटरीज होती है। तो जब उनमें जब रेनी वाटर होता है, फ्लडेड सीजन होता है, उनका जो फ्लड प्लेन होता है, वहाँ पे वहाँ के जो लोकल लोग होते हैं, कम्युनिटी होती है, उनका एक डेडिकेटेड आर्किटेक्चर ही होता है हाउसिंग का। उसको हम बोलते हैं जैसे बैम्बू कंस्ट्रक्शन के थ्रू उनको बनाते हैं, उनको बोलते हैं जैसे इकरा या थाच हाउस, कुछ इस टाइप से उनका नाम होता है। तो आप वैसे स्ट्रक्चर को भी आप कंसिडर कर सकते हैं। उसमें क्या होता है, जैसे जो बैम्बूज होते हैं उनको बहुत ही स्ट्रांगली एज अ पिलर उनको ज़मीन के साथ उनको अटैच किया जाता है, और एग्जैक्टली ज़मीन पे नहीं घर बनता है, वो ज़मीन से कुछ फीट ऊपर, वहाँ से फिर उनका जो मेन स्ट्रक्चर है वो स्टार्ट होता है। तो ये एक बहुत ही मतलब एक सस्टेनेबल और बहुत ही खूबसूरत प्यारा सा एक हाउसिंग स्ट्रक्चर वगैरह ये हमारा बन सकता है। तो इस तरीके से क्या हो सकता है कि हम अगर ऐसी ज़मीन पे, फ्लड प्लेन्स वगैरह पे अगर हम कुछ कंस्ट्रक्शन हमें करना पड़ भी रहा है तो हम सस्टेनेबल, अफोर्डेबल और स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर भी हम बिल्डअप कर सकते हैं बिना वहाँ के नेचुरल इकोसिस्टम को हर्ट किए। तो वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करती हूँ आपको कुछ वैल्यूबल आपको जानने सुनने को मिला होगा। अगर आपको अच्छा लगे तो डेफिनेटली आप मेरे वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम। भारत माता की जय।